सुबह की सैर से घर में घुसते ही नीरज ने माँ को आवाज़ लगाई और एक कप चाय बनाने के लिए कहा। उसकी माँ उसके लिए चाय बनाने रसोई में चली जाती है। तभी उसके फ़ोन की घंटी बजती है। फ़ोन उठाकर देखता है, उसकी बहन प्रीति का फ़ोन था। प्रीति एक सरकारी डॉक्टर बन चुकी है और 1 महीने पहले ही कानपुर के एक सरकारी अस्पताल में उसकी ज्वाइनिंग हुई है। प्रीति का फ़ोन उठाकर उसने पूछा, कैसे हो प्रीति? आज सुबह ही कैसे फ़ोन किया? प्रीति नीरज को बताती है, भैया आज अस्पताल में मैंने राखी भाभी को देखा था। वह मुझसे मिली थी। गले का कैंसर है उन्हें और वह भी सेकेंड स्टेज पर लिए अस्पताल में आई थी। उनकी कीमो चल रही है। वह एक बार आपसे मिलना चाहती है। प्लीज़ भैया आप मना मत करना। उनके पास ज़्यादा वक्त नहीं है। केवल इंसानियत के नाते एक बार उनसे बात कर लीजिए। कैसी बात कर रही हो प्रीति? मैं उस औरत की शक्ल भी नहीं देखना चाहता, और कहकर फ़ोन काट देता है। नीरज वहीं कुर्सी पर बैठ जाता है और पुरानी बातें के बारे में सोचने लगता है। 3 साल पहले ही तो राखी उसकी ज़िंदगी में आई थी। नीरज अपनी बहन और मम्मी पापा के साथ दिल्ली में ही एक शादी में गया हुआ था, जहां पर उसने राखी को देखा था। पहली ही नज़र में राखी को दिल दे बैठा था। नीरज के मम्मी पापा और बहन को भी राखी बहुत पसंद आई थी। राखी का परिवार दिल्ली में ही किराए के मकान में रहता था। उसके पापा की कपड़े की छोटी सी दुकान थी। उसके परिवार में उसके मम्मी पापा के अलावा उसकी छोटी बहन पिंकी भी थी। 10th क्लास में पढ़ती थी। बिना किसी भी औपचारिकता के नीरज के मम्मी पापा ने उसके पापा से नीरज के लिए राखी का हाथ मांग लिया था। 2 महीने बाद ही नीरज और राखी की शादी हो गई थी। उसके पापा ने दहेज बिल्कुल नहीं लिया था। नीरज दिल्ली में ही एक मल्टीनेशनल कंपनी में सॉफ्टवेयर इंजीनियर था। उसके पापा 1 महीना पहले ही बैंक मैनेजर के पद से रिटायर हुए थे। छोटी बहन प्रीति भी मेडिकल की पढ़ाई दिल्ली से ही कर रही थी। राखी के बहू बनकर आने से सारा परिवार बहुत खुश था, लेकिन उनकी यह खुशी ज़्यादा दिन टिकी ना रही। शुरू के 2-3 महीने तो घूमने फिरने में निकल गए। राखी बहुत ज़्यादा आज़ाद ख्यालों की लड़की थी। उसे बंधन पसंद नहीं था। शादी के 4-5 महीने बाद ही राखी नीरज पर अलग घर लेने के लिए दबाव बनाने लगी थी। नीरज ने कड़े शब्दों में उसे बोल दिया था कि मैं अलग घर नहीं ले सकता। मेरे माँ बाप और मेरी बहन मेरी जिम्मेदारी है। मैं छोड़कर कहीं नहीं जाऊँगा। क्या कमी है तुम्हें? यहाँ पर सब लोग तुमसे कितना प्यार करते हैं। तुम सबके प्यार का नाजायज़ फ़ायदा मत उठाओ। लेकिन इसी बात को लेकर दोनों के बीच में कलेश बढ़ने लगा था। नीरज के पापा ने अलग होने के लिए कहा भी, लेकिन नीरज उसके लिए बिल्कुल तैयार नहीं था। कितने अरमान से दुल्हन बनाकर लाए थे। सब राखी को उसके सारे अरमान अधूरे रह गए थे। एक दिन राखी अपने मायके गई और फिर लौट कर नहीं आई। सारे जेवर और कीमती सामान अपने साथ ले गई थी। अगले ही दिन नीरज के घर पुलिस लेकर आ गई थी। शरीर पर चोट के निशान भी थे। राखी ने नीरज के पापा के खिलाफ नारी शोषण का मामला दर्ज कराया था। उसके पापा को पुलिस पकड़कर ले गई। ऐसे मामलों की सुनवाई भी कहाँ होती है। कितने गिड़गिड़ाए थे सब राखी के सामने कि झूठा आरोप मत लगाओ, लेकिन राखी ने उनकी एक बात नहीं मानी। इतनी नीचता की कल्पना भी नहीं की थी। उन्होंने राखी से बहुत बड़ी कीमत लेकर राखी ने फिर अपनी रिपोर्ट वापस ली थी। नीरज के पापा की जमानत तो हो गई थी, लेकिन वो एक कमरे में बंद हो रह गए थे। क्या गलती थी उनकी? एक देवता समान इंसान पर इतना बड़ा इल्ज़ाम क्यों लगाया? नीरज खुद को भी कभी माफ़ नहीं कर सका था। इतना बड़ा सदमा वो बर्दाश्त ना कर सके और 2 महीने बाद ही चल बसे थे। कितना मुश्किल से संभाल पाए थे। इस हादसे के बाद मैं उसे औरत से नहीं मिलना सकता जो मेरे पापा की मौत की जिम्मेदार है। उसकी आंखों में आंसू भर जाते हैं। तभी उसकी माँ चाय लेकर जाती है। वो प्रीति के फ़ोन के बारे में बताता है। उसकी माँ केवल इंसानियत के नाते राखी से मिलने के लिए कहती है और खुद भी नीरज के साथ कानपुर चली जाती है। प्रीति उन्हें राखी के पास ले जाती है। कैंसर की वजह से राखी कितने कुरूप हो गई थी। उन दोनों को देखकर राखी उनके पैरों में गिर जाती है और कहती है, आपके माफ़ किए बिना मुझे मृत्यु भी नहीं आएगी। देवता समान इंसान पर इतना बड़ा इल्ज़ाम लगाकर मैं एक रात भी चैन की नींद नहीं सोई हूँ। भगवान ने मुझे मेरी करनी का फल दे दिया है। बस मेरी चिंता को अग्नि देकर एक उपकार कर देना। इतना कहकर नीरज की माँ की गोद में ही उसके प्राण निकल जाते हैं। सच में एक झूठा इल्ज़ाम उस इंसान के साथ साथ अपनी ज़िंदगी भी तबाह कर देता है। कहाँ भी गया है एक सरल आदमी से किया हुआ छल हमारे ही पतन का कारण बनता है।